अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो हमने जो कल की क्लास में जहाँ पर छोड़ा था हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को याद होगा, हमने यहाँ तक कल के लेसन में कर लिया था। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हाउ डू द स्टोरीज ऑफ अनीसा हाजी एंड एनी कैसर चैलेंज स्टीरियोटाइप्स और कल्चरल नॉर्म्स अबाउट ब्यूटी एंड वेलनेस। अच्छा, तो आपको याद होगा द आर्ट ऑफ मुस्लिम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर का नाम है और उस चैप्टर के ही क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, तो कल हमने उस चैप्टर को पूरे अच्छे तरीके से रीड किया था, उसके मीनिंग्स को देखा था और हर पैराग्राफ को सेपरेटली डिस्कस किया था। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और अब क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें पूछा गया है अनीसा हाजी और एनी कैसर, ये दो ब्रांड ऑनर्स थी जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किए थे। इन दोनों के बिज़नेस को डिस्कस किया गया है। ठीक है, जो कि स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रहे हैं, जैसे स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स की जगह स्किन वेलनेस प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने किस तरीके से स्टीरियोटाइप कल्चर को जो है वो ख़त्म किया है। स्टीरियोटाइप क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा से चलती आ रही है, जिसको हमने स्टीरियोटाइप बना दिया है कि हमने कह दिया कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ के एसोसिएट कर दिया है। ठीक है, उसी तरह जो कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो हमारे कल्चर में कुछ वैल्यूज़ हैं, जो चीज़ें जो हम हमेशा से चलती हुई आ रही हैं, उन चीज़ों को उन्होंने किस तरीके से चैलेंज किया। अच्छा, अब देखिए, अनीसा चैलेंज्ड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बाय प्रमोटिंग नेचुरल स्किन एंड रिजेक्टिंग स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट्स। तो जो अनीसा ने क्या किया, अनीसा ने जो अपनी प्रोडक्ट्स लेकर आई हैं वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को चेंज करी हैं, जो कि स्किन लाइटनिंग या स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ठीक है, वो स्किन वेलनेस प्रोडक्ट्स हैं या फिर नेचुरल स्किन के लिए हैं, जो नेचुरल स्किन को प्रमोट करें। एनी प्रमोट्स ट्रेडिशनल वेलनेस बेस्ड ऑन हर कल्चरल हेरिटेज, और जो एनी है वो ट्रेडिशनल वेलनेस को प्रमोट करी हैं अपने कल्चर के अंदर जो ऑलरेडी चीज़ प्रेजेंट है। ठीक है, बोथ इनकरेज प्राइड इन आइडेंटिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। और अब दोनों चीज़ें क्या हैं, दोनों जो ब्रांड्स हैं, ये दोनों का जो बिजनेस है वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? वो उनकी अपनी आइडेंटिटी को, नेचुरल ब्यूटी को प्रमोट कर रहा है। अच्छा, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 8। What are some key takeaways from the text that you find inspiring or insightful for aspiring entrepreneurs, especially Muslim women? अच्छा, अभी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब आपका पर्सपेक्टिव इसके अंदर क्या है? क्या क्वेश्चन है? What are some key takeaways from the text that you find inspiring? अब कौन सी ऐसी चीज़ें टेक्स्ट के अंदर आपको लगी जो आपको इंस्पायरिंग लग रही हैं? जब आपने टेक्स्ट को पढ़ा तो उसके अंदर जो चीज़ें आपको इंस्पायरिंग लग रही हैं या फिर इंसाइटफुल है, वो आप किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है उसके लिए, स्पेशली मुस्लिम ख़वातीन के लिए, तो वो क्या होगा? अब स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट लेसन्स इंक्लूड फॉलोइंग योर पैशन एंड हैविंग अ क्लियर पर्पस। अब आपको पता है ये बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर डिस्कस किया गया था कि आपका एक पर्पस होना ज़रूरी है, आपका एक एम गोल होना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा आपका पैशन होना भी ज़रूरी है। फिर एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट प्रॉफिट बट ऑल्सो अबाउट कम्युनिटी एंड इम्पैक्ट। ठीक है, कि व्हाट आर यू गिविंग बैक टू कम्युनिटी। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट जस्ट अबाउट अर्निंग प्रॉफिट बट ऑल्सो अबाउट व्हाट आर यू गिविंग बैक टू योर कम्युनिटी। अच्छा, स्टार्टिंग स्मॉल एंड लर्निंग फ्रॉम अदर्स इज़ ऑल्सो वैल्यूएबल। तो इसके अंदर जो चीज़ें आपने खुद सीखी या आपको चैप्टर के अंदर अच्छी लगी, इसमें आप उसको उस तरीके से लिख सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। अब जो लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा टेक्निकल है, लेट्स सी इट। Can you identify any additional questions or areas of interest that arose for you as you read the text? अच्छा, जब आपने इस टेक्स्ट को पढ़ा तो आपके दिमाग में कोई एंटरप्रेन्योरियल क्वेश्चंस आए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए कि जो आपके दिमाग में हो, जो कि जो भी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसके लिए होना ज़रूरी है, उसके दिमाग में आ सकते हैं, या आपके दिमाग में है यू ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस और समथिंग, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसे के क्वेश्चंस हैं तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। जैसे इसके अंदर लिखा गया है, कैन यू आइडेंटिफाई सम क्वेश्चंस इंक्लूड व्हाट आर द एग्जैक्ट स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बताई गई थी चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर बिजनेस के बारे में था कि आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस का होना ज़रूरी है, ऐसे करना है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चीज़ें नहीं बताई गई कि आपने पहले किस तरीके से अपने बजट्स को डील करना है, कैसे आपने हर चीज़ को करना है, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन नहीं की गई। तो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाउ कैन बिगनर्स मैनेज फाइनेंशियल रिस्क्स? दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन कि
आपको जो फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं बिगनर्स के लिए वो किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी रिस्क आ सकते हैं। फिर क्या है, हाउ कैन विमेन बैलेंस बिजनेस विद पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब ख़वातीन के लिए बिजनेस को मैनेज करना उनकी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ किस तरह किया जा सकता है, किस तरीके से इसको मैनेज किया जा सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं और आप इस तरह के डिफरेंट सेमिनार्स, डिफरेंट सेशंस को अटेंड कर सकते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए किए जाते हैं, जो कि जो भी लोग बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं उनके लिए किए जाते हैं। ओके, अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम चलते हैं चैप्टर पे दोबारा। इसके बाद आप एक्सरसाइज के अंदर देखें तो आपके पास यहाँ पर ओरल कम्युनिकेशन की चीज़ें हैं। अब ऑनलाइन क्लास के अंदर ओरल कम्युनिकेशन आप लोगों को मैं एंगेज नहीं कर सकती किसी भी एक्टिविटी के अंदर, क्योंकि आप लोगों के माइक्स भी ऑन नहीं होते और मैं आप लोगों से उस तरीके से इंटरैक्ट नहीं कर पाती। तो ये जो एक्टिविटी है, आई वॉन्ट टीचर्स टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन क्लास। आप इसको फ्राइडे के दिन भी कर सकते हैं जिस दिन हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं होती, बट दीज डेज आप लोगों का फ्राइडे ऑफ है, तो किसी भी एक दिन आप लोग ये एक्टिविटी क्लास के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ आप उसमें देख लीजिएगा। रोल प्ले की एक्टिविटी है, ग्रुप डिस्कशन है इसके अंदर, और फिर इंटरव्यू एक्टिविटी है, ठीक है। आई वॉन्ट स्टूडेंट्स टू इंटरैक्ट विद ईच अदर। आप इन एक्टिविटीज़ को गो थ्रू करिएगा और ज़रूर इसको क्लास में परफॉर्म करिएगा। अच्छा, अब लेट्स मूव टूवर्ड्स वोकैबुलरी एंड ग्रामर सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, इसमें हमने आज पढ़ना है हाइफन के बारे में। हाइफन क्या होता है? हाइफन बेसिकली आपने ना ये देखा होगा, आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर। ये एक डैश होती है, ठीक है। इसको हम ग्रीन कलर से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये डैश, दो वर्ड्स के बीच में जो डैश आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मदर इन लॉ, ठीक है, इसको हम हाइफन कहते हैं, ये जो ये डैश होती है। अच्छा, a hyphen joins two words to have one meaning। तो जब भी दो वर्ड्स या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलके एक मीनिंग कन्वे करते हैं तो उसके दरमियान में हम हाइफन लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज हाइफन इन राइटिंग एज कंपाउंड नाउन्स, वर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स। अच्छा, अब आपको पता होगा कि हमारे पास कभी कभार कंपाउंड नाउन्स आ जाते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, कंपाउंड वर्ब्स आ जाते हैं। तो इस तरह के वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए या बताने के लिए कि दोनों मिलके एक मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं हाइफन्स, ठीक है। और वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने काउंटिंग के अंदर भी आप जब भी 21 जैसे लिख रहे हैं, कोई भी ऐसा दो वर्ड्स को मिला के आप एक बना रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपके पास हाइफन यूज करके कंपाउंड वर्ड बन जाएगा। अच्छा, आपके पास यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखी हुई है, नॉट सो प्रिटी, रन डाउन, एडिटर इन चीफ, अप टू डेट, बेल लाइक, 51, एंटी न्यूक्लियर, ठीक है। तो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स, और इनको हम किस तरीके से लिखते हैं, इनको हम हाइफन यूज करके लिखते हैं, ठीक है। जैसे आइसक्रीम, उसी तरह डाइनिंग टेबल, कुछ भी इस तरह का जो भी आप वर्ड्स यूज करेंगे वो आप इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, अब आपके पास पहली एक्सरसाइज आती है जो हाइफन से रेलिवेंट, उसको हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिक्वायर हाइफन्स और नॉट। इफ दे डू, प्लेस द हाइफन इन द करेक्ट पोजीशन। अब आपने इन सारे के सारे सेंटेंसेस को पढ़ना है, A B C D E, हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, ओके। इन 5 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसको देखना है कि क्या यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल होना भी चाहिए या नहीं, और अगर होना चाहिए तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस जगह पर हाइफन का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। शी इज़ अ वेल नोन ऑथर, शी इज़ अ वेल नोन ऑथर। अब इस सेंटेंस के अंदर हमें पता है कि ऑथर से पहले जो वर्ड आ रहा है वेल नोन, ये क्या है, ये एडजेक्टिव है और ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। ये दोनों वर्ड्स ऑथर के साथ रिलेवेंट है, ठीक है। ऑथर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वेल नोन इकट्ठा आ रहा है, तो क्या है यहाँ पे, ये हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो अब यहाँ पर एक हाइफन लगा देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, द 2-year-old toddler इज वेरी एनर्जेटिक। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास 2-year-old toddler इज़ वेरी एनर्जेटिक। अब हमें पता है कि ये जो वर्ड है ना 2-year-old, ये हमारे पास एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, और जब भी इस तरीके से एडजेक्टिव आ रहा हो ना कि वर्ड्स नाउन से पहले आ रहा है, तो
आपने ये देखना है, यहाँ पे आपने वैसे तो ये लगा दिया, हाइफन लगा दिया कि तो हमें पता चल गया लगना है। अब ये 2 years old नहीं है, ये 2 year old है, यहाँ पे एस नहीं आ रहा। अगर होता ना टॉडलर इज 2 years old, तो तब यहाँ पे हम 2 years old लिखते और उसके अंदर हाइफन ना आता, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर हाइफन आएगा। ओके, अपने पोजीशन का ख्याल रखना है। ओके, फिर आगे देखते हैं, हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच। टॉप नॉच क्या होता है? टॉप नॉच मतलब एक्स्ट्रॉर्डनरी, बहुत अच्छी, एक्सेलेंट को भी कह सकते हैं, कोई भी चीज़ जो अच्छी है, ठीक है, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हिज कंप्यूटर स्किल्स आर टॉप नॉच, तो ये टॉप नॉच के अंदर हमारे पास यहाँ पर एक डैश आएगा, ठीक है। आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार यस्टरडे। आई बॉट अ ब्रांड न्यू कार यस्टरडे। अब हमारे पास यहाँ पे ब्रांड न्यू के दरमियान यहाँ पर हाइफन आ सकता है, लेकिन अगर आप हाइफन नहीं भी लगाते तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ओनली इन स्टेटमेंट डी, ठीक है। अच्छा, फिर द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। द रेस्टोरेंट ऑफर्स ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस। अब इस सेंटेंस के अंदर यहाँ पे हमारे पास ग्लूटेन फ्री के दरमियान में हाइफन आएगा। आई होप आप लोगों ने ये एक्सरसाइज मेरे साथ कर ली होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास हाइफन्स के लिए एक और एक्सरसाइज है, हाइफनेटेड नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपके पास वर्ड्स नहीं दिए गए, आपने खुद हाइफनेटेड एडजेक्टिव्स या फिर नाउन्स को खुद से लिखना है। द डैश वॉज डेकोरेटेड फॉर द हॉलीडे सीजन। अब यहाँ पे आप कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, आप मिडिल स्कूल लिख सकते हैं, आप इसके अलावा डाइनिंग रूम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको डाइनिंग रूम कर देते हैं, डाइनिंग रूम, और यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने एक हाइफन लगाना है। तो आपने एक कंपाउंड नाउन यहाँ पर लिखना था, ओके, और कंपाउंड नाउन को लिखने के लिए हमने हाइफन को इस्तेमाल करना था, तो इसलिए हमने यहाँ पे डाइनिंग रूम लिख दिया। अच्छा, माई डैश इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। अब माई डैश इज़ फुल ऑफ चाइल्डहुड मेमोरीज। अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे फोटो एल्बम लिख सकते हैं, ठीक है, फोटो एल्बम लिख सकते हैं। इसके अलावा ट्रेजर चेस्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आप ऐसा एक नाउन लिख सकते हैं जो कि एक कंपाउंड नाउन हो और उसके अंदर हाइफन का इस्तेमाल किया जाए। फिर आता है वी अटेंडेड अ डैश कॉन्फ्रेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अब देखें, अब कॉन्फ्रेंस के साथ आपने यहाँ पर एक एडजेक्टिव लगाना है। अब वो कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी लिख सकते हैं। इसके अलावा हैंड ऑन कॉन्फ्रेंस लिख सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप इसके अंदर एडजेक्टिव लिख सकते हैं जिसको आपने हाइफनेटेड वे में लिखना है, ओके। शी इज अ डैश राइटर नॉन फॉर हर सस्पेंस नॉवल। अगर यहाँ पे नॉन ऑलरेडी ना लिखा होता तो हम वेल नॉन राइटर भी लिख सकते हैं, अभी भी लिख सकते हैं वैसे, लेकिन अब हम कोई और वर्ड भी सोच सकते हैं, जैसे शी इज एन अवार्ड विनिंग, हम लिख सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट सेलिंग लिख सकते हैं, कुछ भी हम इसके अंदर इस तरह लिख सकते हैं। द स्कूल ऑर्गेनाइज अ डैश फॉर चैरिटी। अब इसके अंदर कोई भी ड्राइव लिख सकते हैं, काइंडनेस ड्राइव लिख सकते हैं, चैरिटी ड्राइव लिख सकते हैं। इसके अलावा बेक सेल लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ जो कि चैरिटी के लिए इस्तेमाल होती है, आप उसको यहाँ पर उस तरह लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3। अब ये एक्सरसाइज अब थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली दोनों एक्सरसाइज से। इस एक्सरसाइज के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, कुछ आप कह सकते हैं कि टाइपिंग एरर्स कह सकते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पर मसले आ रहे हैं, तो उसको आप खुद ही ठीक कर लिएगा। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज जो है वो मिसमैच है, आई डोंट नो व्हाई इसको यहाँ पर क्यों प्लेस कर दिया गया है आउट ऑफ नोवेयर। एकदम से एक एक्सरसाइज ऐसे आ गई, हम ऊपर से हाइफन्स को डिस्कस कर रहे थे और एकदम से हमारे पास यहाँ पर ये आ गई। लेकिन देखते हैं कि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है। वर्ड्स एंडिंग इन OUGH, ऑफ साउंड भी होता है, अ साउंड भी होता है, ठीक है, ओ साउंड भी होता है। ये डिफरेंट जगहों पे डिपेंड्स कि इसके आगे कौन से वर्ड्स लग रहे हैं, कौन से अल्फ़ाबेट्स लग रहे हैं, कौन से लेटर्स लग रहे हैं, उससे इसका साउंड डिफाइन किया जा सकता है। अच्छा, कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट वर्ड एंडिंग इन OUGH, ऑफ भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने
इस साउंड पे एंड करते हुए वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं। अच्छा, द वेदर आउटसाइड इज वेरी डैश टुडे। ओके, सो द वेदर आउटसाइड इज वेरी टफ टुडे। ठीक है, हम यहाँ पे टफ लिख सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर आई कैंट बिलीव यू एट द होल पिज्जा, यू हैव अ बिग डैश। अब यहाँ पे एपेटाइट होना चाहिए था, ठीक है, इस जगह पर, और उसके बाद इनफ और कोई और वर्ड होना चाहिए था। अब यहाँ पे उन्होंने आपको ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो हम खाली इनफ ही लिख देंगे यहाँ पे। सही है। अच्छा, फिर द बोट सेल्ड स्मूथली थ्रू द डैश वाटर। अब देखें प्लो, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है और प्लो यहाँ पर आ भी नहीं सकता, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, थ्रू द रफ वाटर। ठीक है, विल नीड टू वर्क डैश दिस प्रॉब्लम टुगेदर, टू वर्क थ्रू, तो ये थ्रू ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम यहाँ पे इसको इधर लिख देंगे, हमारे पास दूसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। फिर आते हैं ही इज ट्राइंग टू डैश द डिफिकल्ट मैथ इक्वेशन। अब वो तो हम उसको कहते हैं, कोई भी शाख वगैरह को कहते हैं, तो यहाँ पे तो ये नहीं आ सकता, ट्राइंग टू वर्क थ्रू ही हम इसके अंदर भी यहाँ पर लिख देंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर कोई एरर आ रहा था, तो आई डोंट नो आप लोगों की बुक के अंदर भी होगा, तो प्लीज़ आप इसको इस तरीके से मैनेज कर लिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए दोबारा से हमारे पास हाइफिनेटेड फ्रेज वाला क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे नहीं पता कि वो जो एक्सरसाइज 3 थी वो किस तरीके से वहाँ पर आ गई। मेरी बुक के अंदर तो ये मसला आ रहा था, आई होप आप लोगों की बुक के अंदर ना आ रहा हो, बट अगर आ रहा हुआ तो आप इसको इस तरीके से मैनेज कर लिएगा। अच्छा, क्वेश्चन एक्सरसाइज 4 के अंदर है क्रिएटिंग हाइफिनेटेड फ्रेजेस। जिस तरीके से हम पहले हाइफन्स को यूज़ करते हुए हाइफिनेटेड फ्रेजेस बना रहे थे, या वो नाउन्स बना रहे थे, एडजेक्टिव्स वगैरह बना रहे थे, अभी भी हम वही करेंगे। क्रिएट हाइफिनेटेड फ्रेजेस यूजिंग द वर्ड हाई इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल हाई पिच्ड। अच्छा, अब देखें यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक्स दी गई हैं, इन सब में हमने हाई तो यूज़ करना ही करना है। अब हाई माउंटेन, अ हाई स्कूल, अ हाई जंप, अ हाई टाइड, अ हाई फाइव, हम ये सब कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाई के साथ एक और वर्ड लगा के भी माउंटेन के साथ इसको एक और फ्रेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हाई एल्टीट्यूड माउंटेन भी लिख सकते हैं, राइट। उसी तरह अ हाई स्कूल लिख सकते हैं, यहाँ पर अ डैश जंप, यहाँ पे हम हाई जंप भी लिख सकते हैं, हाई पावर्ड जंप भी लिख सकते हैं। ओके, उस तरह अ हाई टाइड, इसकी जगह हम यहाँ पर हाई वाटर टाइड भी कर सकते हैं, हाई राइजिंग टाइड भी कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, अ डैश फाइव, अ हाई फाइव, यहाँ पे हम खाली हाई भी लिख सकते हैं। तो अब इन सब के अंदर आप खाली हाई भी लिख सकते हैं, और उसके साथ जहाँ पे आपको लगता है कोई और वर्ड ऐड किया जा सकता है, तो आप वहाँ पर और वर्ड को भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास आती है एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 क्या है? अब एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर हमारे पास है, फिर हाइफन्स के बारे में है, हाइफन यूज इन कंपाउंड एडजेक्टिव्स। अब क्या है? कंपाउंड एडजेक्टिव्स के अंदर हाइफन का यूज। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस एडिंग हाइफन्स टू क्रिएट कंपाउंड एडजेक्टिव्स वेयर नीडेड। अच्छा, शी इज़ अ वुमन ऑफ 20 years old। अब हमें पता है कि हम कहाँ पर हाइफन ऐड कर सकते हैं। ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड, ठीक है, तो हम इसको 20 ईयर ओल्ड कर देंगे, ईयर्स हट जाएगा यहाँ से। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप हाइफनेटेड उसमें लिख रहे होंगे तो आप इसको ईयर कर देंगे, ईयर्स हटा देंगे। दे लिव इन अ स्मॉल साइज्ड हाउस, स्मॉल साइज्ड हम इसको ऐसे लिख देंगे। द प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च, अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग के अंदर हम इस तरीके से हाइफन डाल देंगे। ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम कमिटमेंट, ही हैज़ अ पार्ट टाइम जॉब एंड अ फुल टाइम कमिटमेंट। पार्ट टाइम और फुल टाइम इन दोनों के अंदर हम हाइफन कर देंगे। द स्टोरी वॉज सेट इन द लेट इवनिंग आवर्स, ठीक है, अब इसमें हम क्या कर देंगे, लेट इवनिंग को हम हाइफनेट कर देंगे। तो इस तरीके से आप हाइफन को इस्तेमाल करते हैं अपनी राइटिंग्स के अंदर, ठीक है। आई होप आप लोगों ने आज सीख लिया होगा कि हाइफन का यूज़ कैसे किया जाता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड।
अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम पढ़ने वाले हैं, और ये MCQs के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, वो है डेनोटेटिव एंड कॉनोटेटिव मीनिंग्स। अच्छा, अब हर वर्ड के ना दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, दो से ज़्यादा मीनिंग्स भी हो सकते हैं। एक तो मीनिंग होता है जो फिक्स्ड होता है, और एक मीनिंग होता है जो कि अराउंड होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करूँ और मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ, लेट्स डू इट अगेन, यस, ओके। तो हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और मैं आपको ये बताती हूँ कि ये एक मीनिंग है जो कि फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड मीनिंग, ठीक है। और ये जो बाकी उसके अराउंड है ना, ये सब कुछ मूव कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन द टोन, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी थिंग्स, ठीक है। अब मैं आपको ये समझाने के लिए पहले डेफिनेशंस पढ़ती हूँ और उसके बाद मैं आपको अच्छे तरीके से समझाती हूँ। डेनोटेशन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ अ वर्ड, इट्स द डेफिनेशन यू वुड फाइंड इन द डिक्शनरी। तो जो डिक्शनरी के अंदर आप एक वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करते हैं ना, वो उसका डेनोटेटिव मीनिंग होता है। डी साउंड से याद रखिएगा, डी से डिक्शनरी होता है, डी से डेनोटेटिव होता है, ठीक है। तो डेनोटेशन किसी भी चीज़ की या डेनोटेटिव मीनिंग किसी चीज़ का वो होता है जो कि डिक्शनरी मीनिंग होता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर टू लुक अप द वर्ड प्राउड इन द डिक्शनरी, अ टिपिकल एंट्री वुड रीड having or showing self respect or self esteem, that's the denotation of the word. अच्छा, अगर हम proud word का meaning डिक्शनरी के अंदर देखें तो वो क्या होगा, having or showing self respect और self esteem, self esteem होना और self respect होना, ठीक है, that is proud, okay। but अगर हम उसका connotative meaning देखें, आपको इस वर्ड से ही समझ आ गया होगा कि हम एक वर्ड को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, कॉनोटेशन क्या होती है? कॉनोटेशन रेफर्स टू द इमोशंस और आइडियाज दैट यू थिंक ऑफ व्हेन यू रीड और हेयर अ वर्ड। जब आप एक वर्ड को पढ़ते हैं या उस वर्ड को देखते हैं या उसको लिखते हैं या सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक मीनिंग आता है ऑटोमेटिकली। तो वो जो मीनिंग आपके दिमाग में आ रहा है ना, दैट इज कॉनोटेशन, ठीक है। तो कॉनोटेशन और डेनोटेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं। डेनोटेशन हम लिटरल मीनिंग को कहते हैं और कॉनोटेशन हम कहते हैं जो भी उसका मीनिंग आपके इमोशंस, फीलिंग्स या फिर आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से आपके दिमाग में जो मीनिंग आ रहा है वो उसका कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। अब कॉनोटेटिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ एसोसिएट होते हैं, कुछ पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ एसोसिएट होते हैं, लेकिन कॉनोटेशन और डेनोटेशन के अंदर एक क्लियर डिफरेंस है जो कि आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, while it has a clear cut denotation, the word can have different connotations for different people. If you hear the word proud, you might associate it with negative meaning such as egoistical, show off, etc. It could also have positive connotation such as self-confidence and talent. अब the word proud है जिसको भी हमने डिस्कस किया था, इस वर्ड से कुछ लोगों के दिमाग में नेगेटिव मीनिंग आ सकता है, कुछ लोगों के दिमाग में पॉजिटिव मीनिंग आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो वर्ड इटसेल्फ है उसका मीनिंग ये है, जो डेनोटेशन है वो फिक्स्ड है, कॉनोटेशन जो है वो ये पूरा सर्कल के अंदर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कहीं पे भी जा सकती है, ओके। अच्छा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई एम सो प्राउड ऑफ यू, अब ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ ही इज सो प्राउड दैट ही वुड नेवर एडमिट्स हिज मिस्टेक, तो क्या है, अब ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। अब मैं उसके जो प्राउड की बात करी हूँ वो नेगेटिव वे में बात करी हूँ, ठीक है। तो प्राउड का जो वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, मैंने उसी की दो आपको अलग अलग एग्जांपल्स दी हैं कि प्राउड पॉजिटिव कॉनोटेशन के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है, नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर कैसे यूज़ हो रहा है और उसका अपना मीनिंग क्या है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आइडेंटिफाई कॉनोटेटिव एंड डेनोटेटिव मीनिंग्स फॉर ईच वर्ड, आइडेंटिफाई वेदर इट हैज़ अ कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग। अब देखें, कॉनोटेटिव मीनिंग तो हर वर्ड का, डेनोटेटिव मीनिंग भी हर वर्ड का है, लेकिन कुछ वर्ड्स हैं जो कि कॉनोटेशन के साथ एसोसिएट कर दिए गए हैं। स्नेक, यूजुअली हम स्नेक किसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों के अंदर, डिफरेंट लिटरेचर के अंदर, ठीक है। तो आपने ये देखना है। इसको बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर आपके लिए लिख लिया है। अगर आप इसको देखें तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। स्नेक, अब स्नेक का डेनोटेटिव मीनिंग क्या है? डेनोटेटिव मीनिंग तो ये हो सकता है ना, अ लेगलेस रेप्टाइल, एक रेप्टाइल है, ठीक है, जिसकी टांगे नहीं हैं। स्नेक, जो आपने पिक्चर स्नेक की देखी होगी, ठीक है,
तो दूसरी तरफ कॉनोटेशन की अगर हम बात करें, अ डिसीटफुल और अनट्रस्टवर्दी पर्सन। अब एक इंसान जो कि धोखा दे सकता है, हम उसके लिए स्नेक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आपने आजकल देखा होगा स्नेक फ्रेंड्स की टर्म बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, और भी इस तरह की बहुत सारी टर्म्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं। तो जो स्नेक का वर्ड है वो डेनोटेशन के अंदर क्या मीनिंग दे रहा है और कॉनोटेशन के अंदर क्या मीनिंग दे रहा है, ठीक है, ये आपने देखना है। तो इसको हमने कॉनोटेटिव मीनिंग लिखा है। अब जिस हर वर्ड का कॉनोटेटिव मीनिंग नहीं होगा, जिस वर्ड का कॉनोटेटिव मीनिंग है उसके साथ हम कॉनोटेटिव लिख रहे हैं। अच्छा, होम, सेकेंड वर्ड है हमारे पास होम, होम भी कॉनोटेटिव है, ठीक है। अब डेनोटेशन में इसका क्या मतलब बनता है डिक्शनरी मीनिंग के अंदर, अ प्लेस वेयर वन लिव्स, एक रहने की जगह, राइट। लेकिन अगर कॉनोटेशन में देखें तो होम के साथ जो फीलिंग एसोसिएटेड है वो क्या है, वार्मथ, कंफर्ट, फैमिली, सेफली। आपने देखा होगा पीपल कॉल अदर पीपल होम एज वेल। शायद कुछ बच्चों के लिए ये बात नहीं हो, बट जो होम का वर्ड है ना, दैट इज नॉट जस्ट अ प्लेस, इट हैज फीलिंग्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। तो होम कैन बी अ पर्सन, मेटाफोरिकली बात कर रही हूँ, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जो कॉनोटेशन है वो वार्मथ और कंफर्ट और फैमिली और इस तरह की चीज़ों को एसोसिएट किया गया है। फिर आते हैं मेंशन। मेंशन क्या है, एक बड़ा सा घर, राइट। डेनोटेशन के अंदर एक लार्ज हाउस, अ बिग हाउस, ठीक है, लेकिन कॉनोटेशन के अंदर वेल्दी, लग्जरी, ठीक है। तो किसी के पास अगर मेंशन वगैरह कुछ हम इस तरीके से देख रहे हैं तो वो एक लग्जरी कॉनोटेशन दे रहा होता है, ठीक है। सिमिलरली स्लिम, द वर्ड स्लिम, अब जो स्लिम का वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर हम जहाँ पे हम स्लिम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं उसका डेनोटेशन क्या है, थिन, ठीक है, थिन है, लेकिन कॉनोटेशन क्या है, अट्रैक्टिव, हेल्दी, पॉजिटिव कॉनोटेशन है। अगर हम किसी को स्लिम कह रहे हैं तो हम उसको स्मार्ट वे में कह रहे हैं, हम उसको हेल्दी वे में कह रहे हैं, हम उसको अट्रैक्टिव कह रहे हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड स्किनी, अब स्किनी भी स्लिम की तरह का ही वर्ड है, लेकिन स्किनी के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन अटैच्ड है। स्किनी क्या है, वेरी थिन, अनहेल्दी, अनअट्रैक्टिव, ठीक है। आई डोंट वांट टू बॉडी शेम एनीबडी ओवर हियर, बट आप लोगों को पता है कि हम इस तरह की, हमारी सोसाइटी में इस तरीके के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जो कि नहीं करने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि वो हमें पता है कि उसका डेनोटेटिव मीनिंग क्या है और उसका कॉनोटेटिव मीनिंग क्या है। अच्छा, फिर हाउस, हाउस जो है वो डेनोटेटिव है, इसका कॉनोटेटिव मीनिंग कोई इस तरीके से नहीं है। जैसे कि अ बिल्डिंग फॉर लिविंग, ठीक है, एक बिल्डिंग रहने के लिए, घर भी नहीं, मकान, ठीक है। तो हम उसको इस तरीके से कह सकते हैं। इसके साथ कोई इमोशनल फीलिंग्स अटैच नहीं है, उसको हमने डेनोटेटिव मीनिंग लिखा है, इसके साथ हमने कॉनोटेटिव नहीं लिखा। फिर आता है कॉटेज। कॉटेज क्या होता है, स्मॉल हाउस, ठीक है, बहुत छोटा सा घर। तो क्या है, कोजी, पीसफुल और रूरल सेटिंग के अंदर हमें ये उस तरह की वाइब्स देता है। फिर आते हैं नंबर 8 पे, चाइल्डिश। अब इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक को। चाइल्डिश क्या होता है, डेनोटेशन क्या है, लाइक अ चाइल्ड, बच्चों की तरह, लेकिन कॉनोटेशन क्या है, इमेच्योर, सिली, नेगेटिव कॉनोटेशन है। अगर हम किसी को कह रहे हैं ना कि शी इज चाइल्डिश तो वो नेगेटिव कॉनोटेशन में कह रहे हैं, लेकिन अगर हम कह रहे हैं चाइल्ड लाइक तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन है। मीनिंग इसका भी लाइक अ चाइल्ड ही है, जिस तरीके से इसका मीनिंग लाइक अ चाइल्ड था, इसका मीनिंग भी लाइक अ चाइल्ड है, लेकिन इसकी कॉनोटेशन क्या है, इनोसेंट, प्योर, ठीक है। जब भी हम चाइल्ड लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं हम इनोसेंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, हम पॉजिटिव कॉनोटेशन में यूज़ करते हैं, लेकिन चाइल्डिश नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाउसफुल, अब डेनोटेशन, ये भी डेनोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, इसका भी कोई इस तरीके से मीनिंग नहीं है। एज मच एज अ हाउस कैन होल्ड, एक घर के अंदर कितनी चीज़ें, किसी भी चीज़ के अंदर कितनी चीज़ आ सकती है उसको हाउसफुल कहते हैं। कोई सिनेमा हाउसफुल हो सकता है, कोई भी इस तरीके से चीज़ हो सकती है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब आपके पास ना नेक्स्ट एक्सरसाइज है, आप अगर बुक पे देखें तो उसमें आपको ना क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है उसमें आपको कहा गया है कि आपने क्या करना है, आपके पास 5 वर्ड्स हैं, इन 5 वर्ड्स को आपने डेनोटेटिव और कॉनोटेटिव दोनों मीनिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस बनाने हैं। फायर, स्टूडेंट, रिच, पैट्रियट, क्वीन। अब इसके लिए भी मैंने यहाँ पर अपने सेंटेंसेस बनाए हैं, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू, जितने भी स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, वो इन वर्ड्स पे अपने सेंटेंसेस बनाएं और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सेंटेंसेस पढ़ूंगी और उसको करेक्ट भी करूंगी अगर उसमें कोई मिस्टेक हुई। अच्छा, तो जो मेरे सेंटेंसेस हैं हम उनको देख लेते हैं। फायर, अब फायर का डेनोटेटिव सेंटेंस क्या है, द कैंपर स्टार्टेड अ फायर टू कुक फूड। सीधा सा आंसर है कि आपने आग जलाई किस चीज़ के लिए, खाना पकाने के लिए, और दूसरी आग लगाने वाली आग, ठीक है। ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से मीनिंग पता होगा,
ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश में भी एक इसका मीनिंग होता है कॉन्टेटिव, शी हैज़ अ फायर इन हर हार्ट टू सक्सीड, ठीक है। ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। इसको हम नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। शी हैज़ अ फायर इन हर हार्ट टू सक्सीड, ये क्या है, कॉनोटेशन है। और डेनोटेशन क्या है, द कैंपर्स स्टार्टेड अ फायर टू कुक फूड। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 पे, जो भी हमारे पास है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्या है, द स्टूडेंट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। अब एक स्टूडेंट जिसने काम कंप्लीट किया है, नॉर्मल सी बात है, ऑल ऑफ योर स्टूडेंट। लेकिन अगर किसी बड़े इंसान को, किसी टीचर को या फिर किसी प्रोफेशनल को ये बात कही जा रही हो, डू नॉट एक्ट लाइक अ स्टूडेंट, स्पीक कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पर नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर स्टूडेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। कि बच्चों की तरह एक्ट नहीं करो, स्टूडेंट्स की तरह जो कि लर्नर्स हैं उनकी तरह नहीं, ठीक है। यूर अ ग्रोन अप, यूर अ प्रोफेशनल, तो इस तरीके से बात की जाती है। उसी तरह रिच, द सॉइल इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ये एक नॉर्मल सा वर्ड है रिच, जिसको आप डेनोटेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसको कॉन्टेटिव में अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होगा, ही इज़ रिच एंड लिव्स अ लग्जरियस लाइफ। अब हम उस एक इंसान को रिच बता रहे हैं, ठीक है, और उसको हम एसोसिएट कर रहे हैं उस तरीके से, तो कॉन्टेटिव मीनिंग होगा। पैट्रियट, द पैट्रियट सर्व्ड हिज कंट्री इन द आर्मी। अब यहाँ पे डेनोटेटिव मीनिंग है, कॉन्टेटिव में क्या करेंगे, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ पैट्रियट बट इग्नोर्स क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स द कंट्री, या जो भी टुवर्ड्स हिमसेल्फ भी कह सकते हैं। अब क्वीन, द क्वीन रूल्ड द कंट्री फॉर मैनी ईयर्स। अब इसमें क्या है, ये डेनोटेटिव मीनिंग है, लेकिन शी वर्कड लाइक अ क्वीन फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि वो क्वीन की तरह चल रही थी, लाइक शी हैड द कॉन्फिडेंस ऑफ अ क्वीन और समथिंग। तो अब आपने एक और चीज़ देखनी है, जो कॉनोटेटिव होता है ना, उसके अंदर आप उसको मेटाफोरिकल या फिर सिमिली की तरह भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है कॉनोटेटिव के अंदर। ज़रूरी नहीं है हर जगह, लेकिन काफ़ी जगहों पर ऐसे भी होता है। लेकिन डेनोटेटिव क्या होता है, वो डिक्शनरी मीनिंग होता है, जो डिक्शनरी के अंदर मीनिंग लिखा गया है उसको लिटरली उसी तरीके से इस्तेमाल करना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आपके पास ना एक एक्सरसाइज है बुक में, क्वेश्चन नंबर 8। ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप लोगों को कॉनोटेशन और डेनोटेशन का मीनिंग ठीक से समझ आ सके। अब देखें, चूजिंग वर्ड्स फॉर टोन। अब आपको का बात करने का स्टाइल ना हर बंदे से डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉकिंग टू योर फ्रेंड, you would be talking differently, but if you're talking to your parents, you would talking differently. उसी तरह अपने टीचर से बात करने का स्टाइल डिफरेंट होगा, अपने पेरेंट्स से बात करने का स्टाइल डिफरेंट होगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हम डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर किस तरीके से डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे कॉनोटेशन डेनोटेशन भी डिफरेंट होती है ना, उसी तरीके से हमारी टोन भी डिफरेंट होती है। एक इंसिडेंट हुआ ना आपके पास, आपके साथ कोई भी स्कूल के अंदर, आपने अपने दोस्त को बताया, आपकी वोकैबलरी, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपकी टोन, हर चीज़ डिफरेंट होगी। लेकिन वही बात जब अपने पेरेंट्स को बताएंगे, डिफरेंट तरह से बात होगी। वही बात आप प्रिंसिपल को बता रहे हैं, टोटली डिफरेंट तरह से बता रहे होंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमारी टोन किस तरीके से डिफरेंट होती है। अगर मैं आपको कहूँ, क्रिएट एन इनफॉर्मल सोशल मीडिया पोस्ट अबाउट अ रीसेंट अचीवमेंट। आपने कोई रीसेंट अचीवमेंट की है और उसके बारे में आप एक इनफॉर्मल सी पोस्ट लगा रहे हैं, तो आप उसकी कैप्शन कैसे लिखेंगे? हम इस तरह से भी आजकल बच्चे लिख सकते हैं, विनर विनर चिकन डिनर, ठीक है, अनदर अचीवमेंट इन द बैग और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, अनदर विन इन द बैग, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसको इस इनफॉर्मल वे में इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए राइट अ नेगेटिव क्रिटिक ऑफ अ रेस्टोरेंट एक्सपीरियंस, अब ये सेमी फॉर्मल हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मल भी नहीं होगा लेकिन सेमी फॉर्मल होगा। अब आप इसमें बताना शुरू कर देंगे द फूड वॉज लाइक दिस एंड दैट, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि अपने अपने कॉलीग को एक वर्क रिलेटेड मैटर पे एक न्यूट्रल सी ईमेल लिखनी है, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर आपकी टोन फॉर्मल हो जाएगी। तो आपको टोन का डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आप कहाँ पे इनफॉर्मल टोन इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर आप सेमी फॉर्मल टोन इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर आप फॉर्मल टोन इस्तेमाल करते हैं। ये एक्टिविटी ज़रूर करिएगा, कि मैंने की है, लेकिन आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू टू डू इट योर सेल्फ। और आप उसको यूट्यूब पे कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, या फिर अपने टीचर्स के साथ क्लासरूम में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। द सर्विस वॉज वेरी स्लो एंड इनअटेंटिव, द वेटर डिड नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली। अब इस तरीके से आप लोगों ने लोगों के रिव्यूज़ पढ़े भी होंगे, ठीक है, डिफरेंट ब्रांड्स पे या डिफरेंट रेस्टोरेंट्स पे, जब आप उनकी रेटिंग्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं। उसी तरह जब आप एक ईमेल लिख रहे होते हैं, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वांट यू टू आस्क, ठीक है, तो ये आपकी टोन होती है व्हेन यू आर राइटिंग इन फॉर्मल वे, जब फॉर्मल वे के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है। बेस्ट रिगार्ड्स आप शुरू कर रहे हैं और एंड कर रहे हैं। जो आपकी इंस्टाग्राम पोस्ट थी या फिर कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट थी, उसके अंदर तो आपने बस सीधी बात लिख दी, विनर विनर चिकन डिनर या समथिंग लाइक दैट। लेकिन आपने उसके बाद देखा कि जब आप रिव्यू लिख रहे हैं, उसके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर यूज़ करें या फ्रेजेस की फॉर्म में लिख रहे हैं, जिस तरह भी लिख रहे हैं। लेकिन जब आप प्रॉपर ईमेल लिख रहे हैं, तो आपने उसमें प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करना है, ठीक है।
इसके बाद हमारी कॉनोटेशन और डेनोटेशन से रेलिवेंट एक एक्सरसाइज रह गई। अच्छा, एक्सप्लोरिंग डिसिमिलर डेनोटेशन, सॉरी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लोरिंग सिमिलर डेनोटेशन। सिमिलर डेनोटेशन के अंदर क्या होता है, चूज 2 वर्ड्स विद सिमिलर डेनोटेशन एंड यूज देम इन सेंटेंसेस वेयर देयर कॉनोटेशन डिफरेंस। आपने कुछ ऐसे वर्ड्स चूज करने हैं जिसके अंदर उनकी कॉनोटेशन सेम है, डेनोटेशन सेम है, लेकिन कॉनोटेशन डिफरेंट है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पहले देखे थे स्लिम वगैरह। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल टोन और मैसेज ऑफ द सेंटेंस। अब इसका भी एक जो आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप दे सकते हैं। स्लिम वर्सेस स्किनी, अब दोनों का मतलब थिन है, चाहे वो वर्ड स्लिम है या फिर वो स्किनी है, बोथ द वर्ड्स हैव सेम मीनिंग। अब सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है शी लुक्स हेल्दी एंड स्लिम आफ्टर एक्सरसाइज। शी लुक्स हेल्दी एंड स्लिम, ऑन द अदर हैंड शी लुक्स वीक एंड स्किनी आफ्टर इलनेस। अब कैन यू सी दिस पॉजिटिव और नेगेटिव कॉनोटेशन का डिफरेंस? डेनोटेशन सेम है दोनों की, डिक्शनरी मीनिंग दोनों का स्लिम है, लेकिन उनका जो यूज़ है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो दिस इज द डिफरेंस इन कॉनोटेशन एंड डेनोटेशन। अच्छा, फिर हमारे पास यहाँ पर अगली चीज़ आती है लिटरेरी डिवाइसेस। अब ये हम यहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया है, हमने जो जो चीज़ें आज पढ़ी उसमें हमने हाइफन्स का इस्तेमाल देखा, उसके अलावा हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन का डिफरेंस देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इससे रेलेवेंट MCQs मैं इंशाल्लाह व्हाट्सएप चैनल पे भी अपलोड करूँगी, आप उनको भी फिल करिएगा। और उसके बाद इंशाल्लाह हम कल की क्लास के अंदर लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।